पास करने के लिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। अपने क्या डॉक्टर जयदेव महतो को कॉलेज लाइफ में प्यार हुआ था क्या? नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। चलिए, और एक झारखंड के ऐसे व्यक्ति का आज हम जीवनी बताने वाले, जो कि इसका जीवनी सुनने के बाद आपको भी कुछ मार्गदर्शक मिलेगा। तो बात करते हैं डॉक्टर जयदेव महतो जी। सबसे बहुत बहुत स्वागत होता है। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को जय हिंद और झारखंडी जोहार। अपना प्यारा नाम बता दीजिए। तो अपना मेरा नाम डॉक्टर जयदेव कुमार महतो है। तो कहीं न कहीं एक ग्रामीण क्षेत्र का लड़का अमेरिका से पढ़ के रिटर्न आए, क्या अन्य ग्रामीण क्षेत्र का लड़का भी पढ़ के अमेरिका जा सकते हैं? क्यों नहीं, हम सब में एक पोटेंशियल है। झारखंड नहीं, पूरे इंडिया के बच्चों में पोटेंशियल है। बट थिंग इज दैट कि उस पोटेंशियल को ढूंढ कौन पाता है, खोज कौन पाता है। जो उस अपने अंदर के पोटेंशियल को, अपने अंदर की क्षमता को खोज लेता है, वो नो डाउट वो लड़का एक्सेल करता है। बट इस पोटेंशियल को खोजने में जो मेहनत लगती है, जो स्ट्रगल लगता है, कहीं ना कहीं सारे बच्चे कर नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो पीछे रह जाते हैं। और जो अपनी मतलब पोटेंशियल को ढूंढ लेता है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाता है। आई नो, मैंने को जितना मालूम है कि झारखंड में जैसे बोले खोज नहीं पाते हैं, तो झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र कुछ कुछ ऐसे लड़के जो है वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन झारखंड की जो सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था है, मजबूरी हो कि उसको कहीं पे जाके काम करना पड़ता है। इसको किस हिसाब से आप देख रहे हैं? देखिए, नो डाउट पिछले 1.5 साल से जब मैंने यूएसए में अपना पोस्ट डॉक्टरेट कंप्लीट किया, और पोस्ट डॉक्टरेट कंप्लीट करने के बाद झारखंड आके मैं जो मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जाके, स्पेशली मतलब सरकारी स्कूल में और गांव में जाके, रिमोट विलेजेस में जाके बच्चों को पढ़ने के प्रति मतलब मोटिवेट कर रहा हूं, तो इसमें मुझे सबसे बड़ा दुख हुआ एक बात का। इस बात का दुख हुआ कि आज से लगभग 22 साल पहले जब मैं 10th कर रहा था, तो मेरे सामने मतलब एक गांव का लड़का होने के सामने मतलब मैंने जो चुनौतियां झेली थी, मेरे सामने जो परेशानियां थी, मेरे सामने जो मुश्किलें थी, मेरे सामने जो समस्या थी, आज से 20 साल बाद भी गांव के बच्चे उसी समस्या को झेल रहे हैं। तो ये बात मतलब मैंने जब बच्चों से पूछा समस्या, सेम समस्या, तो मुझे कहीं ना कहीं ये झकझोर के रख देता है, हिला के रख देता है। क्योंकि सोच सकते हैं कि 20 साल में हम कहां से कहां पहुंच गए। टेक्नोलॉजी मतलब कितनी एडवांस हो चुकी है दुनिया, बट आज तक झारखंड के बच्चे, आज तक गांव में रहने वाले बच्चे सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है बच्चों में कि मतलब अवेयरनेस की कमी, एजुकेशन में अवेयरनेस की कमी। मतलब यहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, कहीं 10th 12 करने के बाद, 10th के बाद डिप्लोमा और 12 के बाद साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में अटक के रह जाते हैं। नो डाउट यहाँ के बच्चों में जो मतलब पोटेंशियल है वो कूट कूट के भरा है। कई बार मैं उनका मतलब लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ। हाल ही में मैंने रोटरी क्लब के साथ मैंने एक रूरल पेंटिंग कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया गया था। तो मैंने देखा कि जो गांव के बच्चे हैं उनमें टैलेंट कूट कूट के भरा है, बट उन लोगों में सबसे पहले नंबर 1 अवेयरनेस की कमी है, जिसके कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दूसरा नंबर, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी है, जिसके कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तीसरा नंबर, उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो बच्चे क्या हो जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो इन्हीं 3 चैलेंजेस को लेके अभी मैं झारखंड में मतलब गांव गांव में मतलब ज्यादातर प्रयास कर रहा हूं, घूम रहा हूं, स्कूलों में घूम रहा हूं कि बच्चों में अवेयरनेस जगा रहा हूं कि पढ़ने के प्रति कि किस तरह से आप साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के अलावा आगे अपना करियर बना सकते हो। और दूसरी चीज जो है कि काम में लगना। नो डाउट जो झारखंड में जो लोग हैं वो मतलब बहुत ही मतलब बिलो पॉवर्टी लिमिट आते हैं, बहुत ही मतलब गरीब परिवार के मतलब किसान परिवार के हैं, मजदूर परिवार के लोग हैं, जिनके पास उतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहता है जो कि अपने बच्चों को पढ़ा पाए। तो कहीं ना कहीं कई परिवार मजबूरन 10th के बाद या तो 12 के बाद अपने बच्चों को मजदूरी कराने के लिए भेज देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, इसमें भी अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि देयर आर एंड नंबर ऑफ द स्कॉलरशिप। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आप स्कॉलरशिप भर भर के थक जाइएगा, लेकिन स्कॉलरशिप प्रोग्राम नहीं खत्म होता है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि मेरे ही गांव में एक बच्ची है, उसको मैं 2 साल से करियर काउंसलिंग कर रहा हूं। वो बच्ची मेरे करियर काउंसलिंग के बदौलत आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाकर BA LLB कर रही है। वो भी एक किसान परिवार से बिलोंग करती है, उसका भी घर का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, बट मैंने उसको जो रास्ते बताए उस रास्ते पे वो चली, उसने स्कॉलरशिप लिया, उसने बैंक से लोन भी लिया, अल्टीमेटली वो जाके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BA LLB कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं रांची में एक मंजू महतो करके एक मतलब औरत है, जिनका हस्बैंड एक्सपायर कर गया आज से मतलब 12-15 साल पहले, और वो अकेले रह रही है अपने 2 बच्चों के साथ। उसकी एक बेटी है, उसका एक बेटा है, बट वो जो औरत है वो प्राइवेट जॉब करती है। प्राइवेट जॉब करने के बावजूद भी आज वो मेरे काउंसलिंग की वजह से उसकी बच्ची आज फॉरेन जा रही है MBBS करने के लिए। तो कहने का मतलब है हम लोगों में जानकारी की कमी है, और मतलब ये जो फाइनेंशियल रिसोर्स,
तो हमारे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हमें पैसा देने के लिए, बट अवेयरनेस की कमी के कारण हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और उस पैसा को अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। तो मैं जितना ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि गांव में पहुंच रहा हूं, लोगों के दोनों चीजों के बारे में बता रहा हूं। और अब तो मैं ऑनलाइन भी फेसबुक में आना शुरू कर दिया है मैंने, अलग अलग मतलब स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बता के, ताकि वो सारे बच्चे उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को मतलब भरे और पढ़े और आगे बढ़े। चलिए ये तो है। आप कहाँ से पढ़ाई की है? देखिए मेरा मेरा जो प्राथमिक शिक्षा है, आपको जानकर हैरान होगा कि मैं अपने ही गांव के प्राथमिक विद्यालय पिंडाजोड़ा से पढ़ा, उसके बाद राजकीय उच्च बुनियादी विद्यालय पिंडाजोड़ा, उसके बाद सर्वोदय हाई स्कूल पिंडाजोड़ा से पढ़ा। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, क्योंकि देखिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं अपने लाइफ में बहुत लेट हूँ, क्योंकि मेरे पास भी सेम समस्याएं थी। बट मैं धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ता गया ना, तो धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, तो मुझे पता चलने लगा, मतलब सेल्फ रिसर्च जिसको बोलते हैं। तो आप भी अगर सेल्फ रिसर्च करोगे ना, तो आपको रास्ते मिलते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं एक छोटे से स्कूल से पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर मैंने रांची यूनिवर्सिटी में दाखिला पाया। रांची यूनिवर्सिटी में भी दाखिला पाने के बाद मैंने वहां से भी भागने का प्रयास किया, क्योंकि मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आता था और वहां सारे बच्चे अंग्रेजी में बात करते थे, तो वहां से भी मैंने भागने का प्रयास किया। बट मेरे घर वालों की जिद की वजह से फिर मैं वापस पहुंच गया। तो मैंने देखा कि जब मैंने यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया था, फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी टॉपर था मैं, तो मैंने उस समय लगा कि ये इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है, बस लोगों को डराने का काम करती है इंग्लिश की, मुझे अंग्रेजी आता है। तो अंग्रेजी बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बच्चा ब्रिलियंट हो। तो इसी तरह से मैंने वहां से एक सीखा। उसके बाद मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो इंडिया की सबसे मतलब रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है, उसके बाद मैंने आईआईटी से अपना पीएचडी किया। पीएचडी करने के बाद मैं अमेरिका चला गया था पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए। और वहां से आने के बाद मैं, चूंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, उनका कहीं ना कहीं मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि हमारा एजुकेशन अगर हमारे देश के काम नहीं आ पाया तो कोई मतलब ये नहीं बनता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी दिशा में मैं अपना काम में मतलब लगा हुआ हूँ और मैं शिक्षा में अपना काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैं एक वाटर साइंटिस्ट हूँ और अमेरिका से वापस आने का रीजन ये भी है कि मेरे गांव में बहुत ज्यादा वाटर क्राइसिस है। तो मैं इस वाटर क्राइसिस को अपने गांव में, जब मैं अपनी गांव की महिलाओं को देखता हूँ कि माथा में मतलब कंटेनर लेके मतलब 2 किलोमीटर दूर पानी लाके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जब मैं अमेरिका में था, मैं सोचता था कि मैं अमेरिका में आके वाटर पे रिसर्च कर रहा हूँ और मेरी गांव की औरतें कहीं ना कहीं पानी ढो रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं ये बात मुझे खलती थी, जो सारी बातें मुझे अपने देश प्रेम के प्रति मुझे मतलब वापस खींच के लाया। तो मैंने यहाँ पे भी मतलब वाटर में भी कई सारे प्रोजेक्ट लिखे हैं और मैं बार बार मतलब जो बड़े बड़े पदाधिकारी है, मिनिस्टर्स हैं, जो एमएलए है, सबसे मिल रहा हूँ और इस प्रोजेक्ट को रख रहा हूँ। देखते हैं सक्सेस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, थोड़ा देर आएंगे लेकिन आएंगे जरूर। क्या डॉक्टर जयदेव महतो को कॉलेज लाइफ में प्यार हुआ था क्या? नहीं, नो डाउट ये एक इन्फ्लुएंसेशन पीरियड है, सबके लाइफ में होता है, आता है जाता है। इन्फ्लुएंस, इसको इन्फ्लुएंसेशन कहते हैं, लेकिन उसको प्यार नहीं कहा जाएगा। देखिए इन्फ्लुएंसेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट ऑफ इंजॉयमेंट। एक होता है ना कि टीन एजर्स में जब हम पहली बार मतलब नए नए जवान होते रहते हैं, तो सबके मन में होता है कि हमारे पास मतलब गर्लफ्रेंड हो, बाइक हो। तो चूंकि जब मैं रांची में पढ़ता था उस समय नया नया था, तो लगता था कि हमारे पास भी गर्लफ्रेंड हो, मेरे पास भी बाइक हो, क्योंकि दूसरे बच्चे बाइक से आते थे, उनके पीछे लड़कियां बैठी थी, हम लोग। बट हमारा जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था ना, चूंकि हम गांव से गए हुए थे, तो हमें डर लगता था लड़कियों से बात करने में कि वो लोग अंग्रेजी में बोलते, हमें अंग्रेजी आता नहीं है। दूसरा नंबर, हमें दूसरी बात का डर लगता था कि हमें जो घर से पैसे भेजे जाते थे 600-700 रुपए से, जिसका मुझे वहां पे रूम रेंट भरना पड़ता था, खाना पड़ता था। तो ये भी डर था हम लोगों को कि कहीं ना कहीं अगर लड़की के साथ घूमेंगे तो उसके साथ समोसा खिलाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से हम मतलब दूर रहे, लेकिन किसकी इच्छा नहीं होती है कि सबके पास मतलब एक गर्लफ्रेंड हो। मतलब टीनेजर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह का इन्फ्लुएंसेशन पीरियड सबके लाइफ में होता है, इट्स वेरी नेचुरल एंड कॉमन। जितना दिन से हम रिसर्च कर रहे हैं, 1 से 2, 3, 4 साल के अंदर बता रहे हैं, अभी जो गांव का लड़का लड़कियां जो है वो किसी के साथ अफेयर करते हैं, जान देते हैं, उससे आप क्या कहना चाहते नहीं, हैं? दैट्स इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये जो हमारा टीन एज होता है 13 to 19 के बीच में, तो टीन एज में जो हमारा जो हार्मोनल ग्रोथ होता है वो बहुत ही ज्यादा हम लोगों को इम्बैलेंस करता है। मैं बताना चाहूंगा टीन एजर्स में। और उस पे क्या होता है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो इन्फ्लेचुएशन बोलते हैं, जिसको मैंने पहले भी बोला, इन्फ्लेचुएशन मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ इंजॉयमेंट। मतलब वो एग्जैक्ट में प्यार नहीं कर सकते उसको, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ इंजॉयमेंट जिसमें हमको इंजॉय आए। तो जिसके कारण उस ऑब्जेक्ट ऑफ इंजॉयमेंट के कारण, चाहत के कारण लड़के गलत दिशा में चले जाते हैं और इसको प्यार समझने लगते हैं, प्यार समझने लगते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट ऑफ इंजॉयमेंट में, इसमें हम क्या करना चाहेंगे कि जो पेरेंट्स है उसको अपने बच्चे को अच्छे से गाइड करना सिखाना होगा, गाइड कराना। नो डाउट अभी बच्चे बहुत एडवांस है, लेकिन एक टाइम होता है। देखिए मतलब जैसे आप एक 18 आफ्टर 18 अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, आपकी अच्छी नौकरी लग जाती है, तो आपके पास भारत का संविधान अधिकार देता है कि अपना लाइफ पार्टनर अपनी इच्छा से
चुन सकते हैं। लेकिन इस एज में जब हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं है, एक तो हम मतलब पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, दूसरा हमारे ऊपर कैरियर का मात्रा में प्रेशर रहता है, तीसरा फिर हम अगर ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट की तरफ जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट डजंट ओनली मीन फॉर द गर्ल्स, it also means for the mobile, it also means for the bike, it also means for the any other electronic gadget। ऑब्जेक्ट ऑफ इंजॉयमेंट इसको भी बोलेंगे, लड़की ही नहीं बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ इंजॉयमेंट। तो इन सारे ऑब्जेक्ट ऑफ इंजॉयमेंट की वजह से क्या होता है, बच्चे कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं दूसरी दिशा में, और जिस दिशा में उनको जाना चाहिए उस दिशा में नहीं जा पाता है, कहीं ना कहीं उनका कैरियर अधूरा रह जाता है और बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो इसके लिए हमको पेरेंट्स को बच्चे को गाइड करने की जरूरत है, हम लोगों को गाइड करने की जरूरत है बच्चों को। क्या डॉक्टर जयदेव महतो को कभी सरकारी नौकरी का चाहत नहीं था? नहीं, देखिए नो डाउट आप जॉब की बात कर रहे हैं, तो मैंने जब अपना ग्रेजुएशन किया था, ग्रेजुएशन के बाद मेरी पहली नौकरी लगी थी। बट पहली नौकरी कौन सी? पहली नौकरी मैं एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट था, मैं रायपुर में था, एक प्राइवेट कंपनी थी, तो केमिस्ट का नौकरी करता था। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो फिर मैंने मतलब एग्जाम लिखा, जैम टेस्ट लिखा था, जो ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट होता है जो कि आईआईटी के लिए होता है। फिर मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला पाया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने के बाद मैंने वहां से अपना इंटीग्रेटेड एमटेक किया। उसके बाद फिर मैंने 3 साल का जॉब किया। 3 साल का जॉब करने के बाद फिर मैंने वो जॉब छोड़ा, दूसरा जॉब कहीं मैं अभी तक मुझे लगता है आई थिंक मैंने 7 जॉब अभी तक छोड़ चुका हूं। मैं 7 जॉब मतलब छोड़ चुका हूं मैं अभी तक। जॉब छोड़े हैं वो सरकारी है? नहीं, उसमें से 2 सरकारी थे, एक एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड में था और एक एनएचपीसी में था, एक जॉब था मेरा, वो 2 मतलब गवर्नमेंट जॉब था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम पढ़ते क्यों है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हम एक अच्छी सरकारी नौकरी ले लें, हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम एक बेहतर इंसान बन सके और देश को एक अच्छा नागरिक दे सके। और जैसा कि मैंने हायर एजुकेशन किया है, तो हायर एजुकेशन का मतलब मुझे नहीं लगता है कि नौकरी कर लो सेटल हो जाओ। हायर एजुकेशन का मतलब होता है जो भी आपने सीखा है, क्योंकि मैंने पीएचडी किया है तो मैंने रिसर्च किया है, और रिसर्च में मैंने ये चीज सीखा है कि जो भी मैंने अपना मतलब जो भी मेरा नॉलेज है, जो भी मैंने स्किल सीखे हैं, उसको किस तरह से अपने सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पीएचडी जब किया था उसमें मैंने देखा किस तरह से एक प्रोजेक्ट सेटअप किया जाता है, प्रोजेक्ट को किस तरह से मतलब गवर्नमेंट बॉडी के पास उसको क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है, और उस प्रोजेक्ट को लाके किस तरह से गांव का डेवलप किया जा सकता है या पर्टिकुलर कम्युनिटी का डेवलप किया जा सकता है। अगर आपको नौकरी ही करनी है तो सिंपल मैं बनूंगा, आप कुछ भी मत कीजिए, इतना हायर एजुकेशन मत लीजिए। अगर आपको नौकरी करना है तो जस्ट आप ग्रेजुएशन कीजिए, यूपीएससी बीपीएससी या एसएससी की तैयारी कीजिए, नौकरी कर लीजिए। हायर एजुकेशन का मतलब होता है कि आप अपने एजुकेशन को अपने बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, अपने आसपास के बेटरमेंट के लिए उसको यूटिलाइज कीजिए। तभी मतलब अगर एपीजे अब्दुल कलाम जी चाहते हैं कि अगर वो नौकरी करके अगर कहीं पे सेटल हो जाए, तो क्या आज हम लोग एटॉमिक पावर मिलता? क्या आज जो हम जो इतने बड़े बड़े मतलब रॉकेट आसमान पे छोड़ रहे हैं मिल पाता? नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन का मतलब है कि इसको मतलब अपने देश के प्रति एजुकेशन को काम में लाना। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि अभी फिलहाल 2025 तो 26 में जो 10th का जो एग्जाम देने वाले 11 12 बच्चे, वो सरकारी स्कूल के जेट बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश से बहुत डरते हैं, तो आप उसको कैसे? नहीं, नो डाउट, देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन द लाइक झारखंडी चिल्ड्रन, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसका मैं सबसे बड़ा शिकार रहा हूं। मैं बता रहा हूं, मैंने 10th हिंदी मीडियम से किया था, उसके बाद +2 मैंने सेक्टर 2 का जो इस्पात विद्यालय है वहां मेरे घर वालों ने मेरा एडमिशन कराया था। मैं वहां पे अंग्रेजी देख के भाग के आ गया था, पर मैं बेवकूफ था कि अंग्रेजी देख के भागा। मैं साफ साफ कहना चाहूंगा बच्चों को, इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज, इसका आपका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। आप हिंदी में पढ़ो, आप कोटा में पढ़ो, आप बांग्ला में पढ़ो, आप कुरमाली में पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है कम्युनिकेट करने का तरीका का, मतलब अपनी मतलब बातों को दूसरे के समक्ष रखने का। बट इंग्लिश जो है ना, इंडिया में एक क्लास बना दिया गया है कि जो इंग्लिश बोलेगा वही हायर क्लास का है, जो नहीं बोलेगा वो लोअर क्लास का है। ये मेंटेलिटी है, ये मोनोटोमी है इंडिया में। इस मोनोटोमी को हम लोग तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी बहुत ज्यादा एक्सेल करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सीलेंट होते हैं। आप देख लीजिएगा कि जो भी मतलब यूपीएससी बच्चे जो निकालते हैं ना, सबसे ज्यादा हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं और पूरा जिला को कंट्रोल करते हैं। तो इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज, इससे डरने का कोई जरूरत नहीं है। आप भी अगर जैसे पैदा होते ही हम लोग खोटा सीखने लगते हैं, खोटा सीख जाते हैं, उसी तरह आपके आसपास अगर लोग अंग्रेजी बोले ना, तो आप भी पैदा होते अंग्रेजी सीख लीजिएगा। तो अंग्रेजी से डरने का कोई जरूरत नहीं है, ये बस एक लैंग्वेज की तरह लीजिए, इससे फियर होने का कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। 2026 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उसको आप क्या गाइडलाइंस? नहीं, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बच्चों को एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बोर्ड का एग्जाम दिया था 2023 में दिया था। उस समय का जो एग्जाम का जो मतलब जो टफनेस था, और अभी का जो मतलब टफ कर रही है, धीरे धीरे सरकार हल्का करते जा रही है एग्जाम को।
मतलब बहुत हल्का करते जा रही है। अभी देखिएगा कि 10th के बच्चे का जो एग्जाम है, अभी उस समय पे हमारे टाइम पे फर्स्ट डिवीजन होना बहुत बड़ा बात होता था, पेपर में नाम छपता था, पूरे गांव मोहल्ला में ढोल बजता था। लेकिन अगर हर घर से लड़के क्या कर रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन कर रहे हैं। तो सरकार क्या कर रही है ना कि धीरे धीरे बच्चों को ना लिटरेसी रेट की ग्राफ को ऊपर करने के लिए ये 10th बोर्ड और 12th बोर्ड को आसान कर दे रहा है इन लोग। तो आसान करने से ये घाटा हो रहा है कि बच्चों का जो बेसिक मतलब फंडामेंटल जो है, जो फंडामेंटल नॉलेज उनको होना चाहिए, फंडामेंटल नॉलेज नहीं मिल रहा है। अभी देखिएगा कि बोर्ड के एग्जाम में मैंने देखा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, 30 से ज्यादा क्वेश्चन है, उसको टिक मारना है। उसके बाद प्रैक्टिकल के एग्जाम में ही आपको 30-40 मार्क मिल जा रहा है। तो प्रैक्टिकल के एग्जाम में ही 30 मार्क मिल रहे हैं, उधर ऑब्जेक्टिव से 10 मार्क, आप तो ऐसे ही पास हो गए, आपको पढ़ने की भी इनफैक्ट जरूरत नहीं है। तो सरकार से मतलब ये जो मतलब सिस्टम जो बना है, आई डोंट थिंक इट्स ए मतलब गुड सिस्टम फॉर द एजुकेशन, फॉर द फंडामेंटल एजुकेशन, फॉर द बेसिक एजुकेशन। कहीं ना कहीं बच्चों का जो बुनियाद है, इस तरह के सिस्टम से बच्चों का बुनियाद धीरे धीरे मतलब कमजोर होते जा रहा है। और यही कारण है कि बच्चे जो है देखिएगा, सरकारी स्कूल के बच्चे जो है नीट क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे देखिएगा आईआईटी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। और वो लोग जब यूपीएससी जेपीएससी की तैयारी करने के लिए जाते हैं तो भी वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, मतलब नहीं उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं रहता है। जब 9, 10, 11, 12 के एग्जाम को इतना टफ कर दे गवर्नमेंट कि बच्चा को पढ़ना ही पड़ेगा, तब देखिएगा बच्चों का जो फंडामेंटल है, जो बेसिक्स है, वो स्ट्रांग होगा और बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। बट यहाँ आई डोंट थिंक इस तरह का सिस्टम है, अभी बहुत हल्का कर दिया गया है 10, 12 के एग्जाम को। तो मैं ये जो आने वाले 2026 में जो बच्चे हैं, उनको मैं ये साफ साफ करना मतलब एक मतलब सजेशन देना चाहूंगा कि बच्चों प्लीज आप पास करने के लिए मत पढ़ो, मैं बता रहा हूं, पास करने के लिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। अपने किताबों में डेप्थ इन डेप्थ घुसो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा मतलब गूगल से पढ़ने का प्रयास आप लोग कम करोगे। क्योंकि विकिपीडिया में जो सोर्स होता है ना, गूगल में जो सोर्स होता है ना, वो ऑथेंटिक नहीं होता है। वो हम लोग को क्या करता है, मतलब मिसलीड करता है, मतलब मिसलीड करता है। इंटरनेट इज जस्ट द ओपन सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, इट कैन मिसगाइड अस। हम लोग को इंटरनेट का सोर्स जो होता है वो मिसगाइड कर सकते हैं। इसलिए ज्यादातर आपके जो सिलेबस की किताबें हैं, या तो आप जैक बोर्ड से है तो एनसीईआरटी की किताब को फॉलो कीजिए, या तो आप सीबीएसई के हैं तो सीबीएसई के किताबों को फॉलो कीजिए और इन डेप्थ फॉलो कीजिए। और आप लोग ये जो मोबाइल और विकिपीडिया से पढ़ रहे हैं ना, इसको मतलब इससे पढ़ना बंद कीजिए। और दूसरा नंबर मतलब पास होने के लिए मत पढ़िए, नॉलेज से पढ़िए और अपना बेसिक और फंडामेंटल क्लियर कीजिए। क्योंकि 9, 10, 11, 12 भी आपका बेसिक और फंडामेंटल है। इसको आप अच्छे तरह से, इसका अगर बुनियाद अगर मजबूत रहेगा तो आप आगे भी मजबूत रहोगे। और अगर जड़ ही आपका ढीला हो जाएगा तो फिर आपका पेड़ मतलब कभी भी गिर सकता है। चलिए सर जी, आपसे बात करते हैं, आपके पीछे जो इतना बुक है, ये कौन कौन सी बुक है? देखिए इसमें बहुत सारी आपको किताबें मिल जाएंगी। इसमें कुछ पैट्रियोटिक किताब है, इसमें श्रीमद् भागवत गीता है, इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी कुछ किताबें हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ किताबें हैं, कुछ मोटिवेशनल किताबें हैं, कुछ मतलब फॉरेन ऑथर की किताबें हैं, अब्राहम लिंकन की किताब है जो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, चाणक्य की किताबें हैं। तो इस तरह की किताबें जो मैं ना मिससेलेनियस किताबें हमेशा मतलब पढ़ते रहता हूँ। और इनफैक्ट मैं रोज अभी भी उठ के मतलब एक बुक का 4 या 5 पन्ना मतलब पढ़ता हूँ। और ये सारी किताबें जो देख रहे हैं, मैंने 2 साल में सारी किताबें पढ़ के खत्म की है। तो ये जो पढ़ने का जो हैबिट होता है ना, इट्स ए वेरी गुड हैबिट। आप अगर लगातार पढ़ते रहोगे ना, तो इसमें नॉट ओनली द मतलब सिलेबस बुक की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नाउ दिस इज द टाइम वी नीड टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। हमको आउटसाइड ऑफ द बॉक्स सोचना है। तो और एक बहुत ही अच्छी किताब में एक चीज लिखा हुआ था, इफ यू वांट टू गेन न्यू आइडिया देन यू हैव टू गो थ्रू ए ओल्ड बुक। मतलब अगर आपको कुछ नया चीज करना है, अगर आपको नया आइडिया चाहिए ना, तो पुरानी किताब पढ़ो, आपको नया आइडिया मिलेंगे। इसलिए मैं अभी भी देखिए बहुत सारी किताबें पढ़ता हूं। मैं बच्चों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जो सिलेबस की किताबें हैं, सिलेबस किताब पढ़ने के बाद जो भी आपको 1 घंटा या 2 घंटा अगर आपको किताब मतलब समय मिलता है, तो अच्छी अच्छी किताब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी जी के, चाणक्य के, इस तरह के बहुत सारे मोटिवेशनल मतलब किताब आते हैं। जैसे मैं अभी मैं पढ़ रहा हूँ द पावर ऑफ हैबिट पढ़ रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एटॉमिक हैबिट पढ़ा था। तो इन सारी मैन एंड हिज माइंड, मैन एंड हिज सोल, इस तरह की जो किताबें हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है और हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है। तो आप सिलेबस की किताब पढ़ने के बाद अगर कुछ टाइम मिलता है तो एक एक किताब के 4-4 पन्ने रोज पढ़िए। मेरा आपसे सजेशन रहेगा। क्या सर जी आप जो है एक एनजीओ भी चलाते हैं सुने? नहीं, नो डाउट। देखिए एनजीओ में चलाता हूं, चूंकि ये मेरा बहुत पुराना एनजीओ है जिसका नाम झारखंड फाउंडेशन केंद्र है। और इस एनजीओ में मैं पूरी तरह से एक्टिव हुआ था आई थिंक जब कोरोना काल था। कोरोना काल था, उस समय मैं पीएचडी कर रहा था, मुझे याद है। तो पीएचडी कर रहा था, तो पीएचडी करने के दौरान कोरोना हो गया, कॉलेज स्कूल लॉकडाउन हो गया, मैं वापस घर आ गया। लेकिन मैंने देखा कि जब मैं पीएचडी कर रहा हूं, मैं घर पे बैठा हूं और घर पे बैठने के बाद भी मुझे स्कॉलरशिप कहीं ना कहीं मिल रहा था।
मैं तो लैब में बैठा था, इसी टेबल में मैं पढ़ता था, उसी समय मैंने ये टेबल बनाया था, इसी टेबल में मैंने पढ़ता था। तो मुझे कहीं ना कहीं क्लिक किया कि जो गवर्नमेंट मुझे 35,000 की स्कॉलरशिप दे रही है पर महीने, अभी तो मैं लैब में नहीं हूँ, अभी तो मैं काम भी नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं रिसर्च भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस 35,000 रुपए जो मुझे मिल रहे हैं उसका फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी लगाया जाए। तो उस समय से मैंने मतलब उस समय पे मैंने बहुत सारा मतलब कैंपेनिंग किया था, फीड द नीडी कैंपेनिंग किया था, राह चलते हुए लोगों को मतलब ये किया था, मतलब खाना खिलाया था। तो उस तरह से चूंकि मैं मेरे परिवार वाले जो है ना वो बहुत ही, मेरे मम्मी हो, पापा हो, बड़ी दीदी हो, सारे सोशल सर्विस में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तो नो डाउट सोशल सर्विस मेरे खून में है और मुझे अच्छा भी लगता है इनफैक्ट सोशल सर्विस करना। लेकिन पूर्ण रूप से अगर एक्टिविटी अगर सोशल सर्विस में मेरा देखा जाए तो कोरोना के टाइम से हुआ था। तो कोरोना के टाइम पे मैंने जो लोगों का मदद किया और उस समय जो मैंने लोगों के चेहरे पे जो स्माइल देखी थी, उस स्माइल से मुझे इतना एनर्जी मिला और इतना मुझे अच्छा लगता है कि मैंने सोशल सर्विस को मतलब मैंने अपना क्या बोलो मतलब हम सफर बना लिया। अब मैं हमेशा मतलब प्रयास करता हूं कि दिन भर में कम से कम एक जरूरतमंद को मतलब मदद करूं, जिससे मतलब वो उसके चेहरे पे मुस्कान आए, और वही मुस्कान जो होती है मेरी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है और इंस्पिरेशन होता है। कहीं ना जब बोल बम के टाइम था उस टाइम हम देखते थे बहुत सारे जो होते संगठन हो या न्यूज वाला हो या बहुत सारे ऐसे जो वो जो है रास्ते में शरबत बोल बम जो जाते थे उसको खिलाते थे, लेकिन आप जो है उसके दूसरे दिन आप पढ़ा मतलब पहुंच गए अरे और देखिए, कचरा आप साफ देखिए कर मैंने रहे थे। देखा था कि ये जो बोल बम होता है वो मतलब उसमें क्या होता है कि मतलब जल भोले बाबा को लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, तो उनकी सेवा में बहुत सारे कांवड़ियों को शरबत पिलाया जाता है, नाश्ता पिलाया जाता है। तो हम कहीं ना कहीं हम लोग भी सोच रहे थे कि नाश्ता पिला, फिर हम देख रहे थे कि हर एक 500 मीटर में एक ये बना हुआ है, क्या बोलते हैं, कैंप लगा हुआ है। फिर मैंने देखा कि वो जो कैंप जो बने हुए हैं, कैंप दूसरे दिन अगर आके देखेगा रोड में पूरा प्लास्टिक का कचरा भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पर्यावरण को नुकसान कर रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारे जो गांव का जो मतलब सुंदरता है उसको क्षति पहुंचा रहा है। और अल्टीमेटली हवा के माध्यम से जब ये प्लास्टिक जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है, ये प्लास्टिक अगर जाएगा खेत में तो वो सड़ेगा नहीं और हमारे खेत के फर्टिलिटी को क्या करेगा, कम कर देगा। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इन्वायरमेंट को, ह्यूमन को इंपैक्ट कर रहा है। तो मैंने इनिशिएटिव लिया था कि जितना कचरा उन लोगों ने फैलाया है, जितना संभव हो सका, तो सारा तो मैं नहीं कर सका लेकिन जितना संभव हो सका हम लोगों ने वहां पे एक स्वच्छता अभियान चलाया था और मतलब उस कचरे को साफ किया था, ताकि एक मतलब सोसाइटी में अलग मैसेज जाए कि एक चीज अगर कोई करता है तो उसके पीछे हर चीज वही करने लगता है, तो कुछ अलग हटके करो। तो मुझे लगता है कि जो इस बार मैंने कैंपेनिंग किया उसको देख के आई थिंक कि आगे बार और लोग इस सफाई अभियान में आए, ताकि हमारा पर्यावरण हरा भरा स्वच्छ रहो, हमारा गांव भी देखने को सुंदर लगे और भोले बाबा भी प्रसन्न होंगे। भोले बाबा भी जब सुबह को उठते होंगे और अपने चारों ओर कचरा देखते होंगे, कहीं ना कहीं उनको भी गुस्सा आता होगा, तो वो भी अपने चारों तरफ अगर साफ सफाई देखेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान भी प्रसन्न होंगे। इंसान प्रसन्न तो भगवान प्रसन्न। तो बच्चों आप लोग सुने, ये है डॉक्टर जयदेव महतो का जीवनी। आप भी कुछ कर सकते हैं। कहा जाता है कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो सर आप एक पढ़ाई के बारे में एक स्लोगन बोल दीजिए कोई भी। देखिए, डोंट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग फेलियर। फेलियर होने से कभी मत फेलियर होने से कभी मत डोलिए, बिकॉज दैट फेलियर विल मूव यू फॉरवर्ड। जैसे आपने रॉकेट देखा है ना, रॉकेट का क्या होता है, पीछे धुआं निकलता है तब वो आगे बढ़ता है। तो आप जितनी बार फेलियर हो रहे हो ना, इसका मतलब उतना तेजी से धुआं आपका मतलब आपको ऊपर की ओर पुश कर रहा है। सो नेवर बी अफ्रेड ऑफ बीइंग फेलियर। थैंक यू सर। थैंक यू।